बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास थोड़ी सी लेट होगी यार। चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट में हमने बात की थी पॉलीमर्स की डिफरेंट इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे ना, शेप उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पे। टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर था, टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मोनोमर्स था, टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन थर्मल प्रॉपर्टीज़ था। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जो ना पॉलीमर हम जो बनाते हैं, तो पॉलीमर बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं ना, कितने मेथड हो सकते हैं। तो उसमें दो हमारे पास हैं। एक दो तरह के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैं। एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास होता है कि जिसमें हम जो मोनोमर्स होते हैं उनको आपस में वो ऐड होते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन हम कहते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, वो आपस में मिक्सअप हो के जब बनाते हैं तो उसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे कल हमने उसमें किया था, आपको याद हो, अल्कीन जो थी इथीन, उनको मिक्स किया था। ये जैसे ना इथीन है, उसको मिक्स, इथीन के मालिक्यूल थे जो आपस में ऐड हुए, जब डबल बॉन्ड होता है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, जैसे ये थे ना, डबल बॉन्ड था। इसी तरह के यानी और मालिक्यूल जो हैं वो आपस में ऐड अप हुए थे। तो मैंने आपको बताया था ऐड इस तरह होते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे आ गया। इसका जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर आके चला गया, ठीक हो गया। फिर इसका जो यहाँ से एक बांड, जब डबल बांड टूटा, जब तो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पे आ गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल के यहाँ सिंगल बांड बना दिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा तो इधर आ गया, यहाँ पे उसने सिंगल बांड बना दिया। तो ओवरऑल हमारे पास ये बन गया। अब ये जो रिएक्शन इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, कि जिसमें दो चीज़ें, दो मालिक्यूल आपस में ऐड हो गए। देख रहे, ये दोनों आपस में मिले हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जमा हो गए हैं, ऐड हो गए, उसमें से निकला कुछ नहीं है, उनमें से रिमूव कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को फिर बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, कि जिसमें दो या तीन रिएक्टेंट जितने भी हों वो आपस में ऐड अप हो जाएं लेकिन उनमें से रिमूव कुछ ना हो, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब ये वो पॉलीमराइजेशन है जिसमें मोनोमर्स आपस में ऐड अप होते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाता है, और उनके ऐड होने से उनसे कोई चीज़ रिमूव, उनका कोई हिस्सा रिमूव नहीं होता। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को करने के हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। ये एक तो ये पॉइंट याद रखने के, ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं। वैसे तो तीन होते हैं एडिशन रिएक्शन को मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमराइजेशन के तीन मैकेनिज्म। एक ये फ्री रेडिकल वाला लिखा हुआ है, एक कैटायनिक होता है, एक एनायनिक होता है। यानी एक कैटायनिक होता है, कैटायन की शक्ल में चलता है। एक एनायनिक होता है जो एनायंस, नेगेटिव आयन बन की शक्ल में चल रहा होता है ना, उसकी यानी वो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है। तो बार यहाँ पे आपके सिलेबस में जो फ्री रेडिकल जो है वो सिर्फ डिस्कस किया हुआ है, तो सिर्फ उसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन आपके पास है उसकी तीन स्टेप्स हैं। एक इनिशिएशन है, एक प्रोपगेशन है, एक टर्मिनेशन है। तीन स्टेप्स है। इनिशिएशन कहते हैं कि जिसमें आप फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। इनिशिएशन स्टेप वो है जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। प्रोपगेशन वो है कि जिसमें आपके पास जो फ्री रेडिकल है वो आगे
प्रोपोगेट करते जाते हैं, मतलब और एक फ्री रेडिकल आपने बनाया था ना, वो आगे रिएक्शन करता जाता है और फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। तो यानी वो जो चेन है ना पॉलीमर्स की, वो चेन लंबी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, उसको बोलते हैं प्रोपगेशन। और टर्मिनेशन होता है कि जिसमें आप रिएक्शन को स्टॉप करना होता है, रोकना होता है, तो उसमें फिर हम वो जो फ्री रेडिकल है उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं कि वो स्टॉप हो जाए, रिएक्शन उसका रुक जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है आपका ये इनिशिएशन वाला। अब फ्री रेडिकल जो हमने प्रोड्यूस करने होते हैं ना, उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे से लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कैटलाइज्ड बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स या पर एसिड्स। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स हों या पर एसिड्स हों, तो उनकी थर्मल हीट के ज़रिए या फोटोकेमिकल लाइट के ज़रिए उनको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करते हैं तो वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं। डिकम्पोज होते हैं तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है कि जिसमें ये आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर सी डबल बॉन्ड आर, जो है ना, ये आपका पर एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड होता है ना, तो पर एसिड एनहाइड्राइड हो गया, दो ऑक्सीजन है ना इस वजह से। एक ऑक्सीजन होती है ना तो उसको फिर बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एक ऑक्सीजन हो तो एसिड एनहाइड्राइड। अब दो ऑक्सीजन है तो उसको फिर बोलते हैं पर एसिड एनहाइड्राइड, पर एसिड के साथ लगा देते हैं। जैसे नहीं आपका हाइड्रो पानी होता है H2O होता है ना, वाटर आपको पता है उसमें ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर उसका, कि एक तरफ हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आपकी हाइड्रोजन है, ये वाटर है। लेकिन जो अगर इसमें दो ऑक्सीजन लग जाए यहाँ पे, ये दो ऑक्सीजन आ जाए, ये तो पहले वाला HOH जो है जिसे H2O वाटर बोलते हैं, और ये HOOH जो है H2O2 जिसे आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन ऑक्साइड है सिंपल, जिसे वाटर कहते हैं, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। दो ऑक्सीजन आ गए तो उसको पर के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये इसी तरह वो वाला कंपाउंड भी आपका बन जाता है। जैसे ये सिर्फ एक ऑक्सीजन हो यहाँ पे तो उसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और दो लग गई तो उसे बोलते हैं एसिड पर एनहाइड्राइड। अच्छा, अब वो जो पर एसिड एनहाइड्राइड आपके पास है, इसको जब हीट करते हैं, ये लाइट अप्लाई करते हैं, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है। तो ये वाले जो दो आपके पास हैं, इनका फ्री रेडिकल बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाता है। रेडिकल हम कहते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन को, रेडिकल कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन को। इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये आपके पास है ना आर है, ये ऑक्सीजन। अब ये स्ट्रक्चर वही है जो आपकी यहाँ बुक पे दिया हुआ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर वही वाला मैंने ड्रा किया। अब जब हीट होती है तो ये टूटता है यहाँ से, ठीक है, इस जगह से इसकी ब्रेकेज कहने हो जाती है, इस पॉइंट से ना ऐसे टूट जाता है। अब ये जिससे टूटना है वो कैसे टूटता है, अब उसको अगर आप देखें ना ज़रा, ऑक्सीजन के आपको पता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इस ऑक्सीजन ने एक इधर और एक इधर दो शेयर किए हुए, पीछे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 4 बचे हुए, ठीक हो गए। दोनों के पास ये 4 4 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं, तो 6 हो गए। अच्छा, अब ये आपके पास 6, तो इसके वैलेंस मुकम्मल, इस वक्त 8 पूरे हो गए ऑक्सीजन के ना, 2 2 4 5 और 6 शेयर हुए हैं, और फिर एक एक दूसरों को मिला के 8 पूरे हो गए।
जब ये वाला बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान वाला बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का होगा वो ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन का होगा वो ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब ये नेक्स्ट टाइम में आपका ये इसका बॉन्ड टूटेगा ना, अब ये देखेंगे ना, जब ये बॉन्ड इसका ब्रेक डाउन हो गया तो ऑक्सीजन थी उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, जो पहले बॉन्ड बनाया हुआ था जिसने ना, जहाँ जुड़ा हुआ था, वो टूट के अलग अलग हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन और हो गए। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखें ना, ये दो भी पेयर अप होके जोड़ा बना के बैठे हुए हैं, ये दो भी पेयर अप हुए हैं, इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर अप हुआ हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जो ऐसे एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा हो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा हो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक हो। तो ये आपके पास अब ये जो कंपाउंड है, जो उसकी टूटने से जो बना, अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम बाकी जो पेड अप है वो तो शो नहीं करते, जो अनपेड होता है सिर्फ उसी का एक डॉट लगा देते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे इसने देखे ना ऑक्सीजन के ऊपर डॉट लगाया हुआ है कि ये फ्री रेडिकल बना हुआ है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का डॉट वाला आपका है इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, ये आता है, ये क्या है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गए यहाँ पे, ठीक हो गया, और उधर से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास आ जाता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाता है। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, इधर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया ना, सी सिंगल बॉन्ड तो पहले था, एक और बॉन्ड बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, उसको आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो ये CO2 बन गया। लेकिन ये जो आर है, चूंकि यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन तो ले जाके उधर बॉन्ड बना लिया ना, लेकिन इस आर ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के ऊपर रह गया ना इस शक्ल में। तो आपके पास जो नेक्स्ट इसकी यानी शेप बनेगी वो ये बनेगी कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डबल बॉन्ड होके ना ये आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन गई ये वाली चीज। और ये जो आर है इसका एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके ऊपर आ गया, तो ये आपके पास एक फ्री रेडिकल की शक्ल में आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल अब आर आपके पास बना हुआ है, क्लियर हो गई, प्लस ये CO2 बन गए। अच्छा, अब ये चूंकि दो थे ना, दो थे तो इसलिए ये दो लिखा, दो ये बने होंगे, दो आर उसमें से रेडिकल बने और दो ही CO2 के मालिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये इनिशिएशन स्टेप है जिसमें हमने फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लिए, इनिशिएशन स्टेप है जिसमें हमने फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल आपने प्रोड्यूस किए ये फिर आगे रिएक्शन करते हैं उन मोनोमर्स के साथ जिन्होंने पॉलीमर बनाना होता है, उनके साथ ये रिएक्शन शो करते हैं और उनको आगे रिएक्शन को चलाते हैं। चलाते कैसे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आर का जो फ्री रेडिकल था वो आया, इधर से जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये टूट गया, अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके आर के साथ बॉन्ड बना लेता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का वो उसके ऊपर रेडिकल की शक्ल में आ जाता है। मतलब एक रेडिकल खत्म हो गया आर वाला, लेकिन कार्बन वाला रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और इसको फिगर से समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपका आर का रेडिकल था,
और स्ट्रक्चर में ऊपर वाले उठा ले तो ये जैसे ठीक है। उसी तरह पहले आपका ये जो आर का रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आता है और कार्बन के दो बॉन्ड, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और दूसरी जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के उसके पास चला जाएगा और यहाँ पे इस कार और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यानी अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो ये है कि आर और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ठीक हो गई। और ये जो आपके पास है CH2 ये रहती है और इसके पास आपके पास ये रेडिकल, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना का इस कार्बन का CH2 का वो इसके ऊपर आगे रेडिकल बन गया और इस कार्बन का CH2 का जो फ्री हुआ वो आपके वो आर वाले रेडिकल से मिलके ये बॉन्ड बना देता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया पहला, जिसमें आर का रेडिकल ख़त्म हो गया लेकिन कार्बन का रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। अब ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह आर के रेडिकल ने एक्ट किया और एक इथीन के मालिक्यूल को अपने साथ जोड़ लिया, इसी तरह ये वाला भी एक्ट करेगा और एक और इथीन के मालिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेगा। जब वो अटैच जोड़ेगा तो फिर वो जो कार्बन का रेडिकल होगा वो उसके ऊपर चला जाएगा। यानी ये आपके पास चेन थी, ये जो एक आपके एडिशन की वजह से बना। अब इसी तरह का दूसरा मालिक्यूल आएगा, उसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह। ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगी और ये वाला आपका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब वो CH2 उसका आ गया। अब वो जो रेडिकल था आपका वो इसके ऊपर चला जाएगा। ओके ओके। यानी वो जो का इस कार्बन ये एक और दूसरे नंबर पे कार्बन पे जो रेडिकल था अब वो शिफ्ट हो गया, एक मालिक्यूल और ऐड होने के बाद अगली यानी कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये आगे इसी तरह और मालिक्यूल जुड़ते रहेंगे और एक लंबी सी चेन चलती रहेगी। तो ये आपकी बुक पे भी इसी तरह प्रोपगेशन आर था, ये C डबल बॉन्ड CH के साथ जो जुड़ा ये एंड तक ऐसे ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड वही है। ये देखना आर जब जुड़ा तो ये इस कार्बन के ऊपर आ गया रेडिकल, फिर आगे इसने एक मालिक्यूल और अटैच किया तो उसके कार्बन के ऊपर रेडिकल आ गया, उसने फिर एक और को अटैच किया तो उसके ऊपर रेडिकल आ गया। तो इस तरह ये मालिक्यूल आपस में ऐड होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपगेट करना, यानी जो चेन है पॉलीमर की जो चेन है लंबाई है वो बढ़ती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन कौन करवा रहा है? फ्री रेडिकल करवा रहा है और ये चलता रहता है। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में कब होता है? एक फ्री रेडिकल को हमने खत्म करना है, रोक देना है ताकि वो आगे चेन को ना चलाए। तो टर्मिनेशन तभी होती है जब आप रेडिकल को एक फ्री रेडिकल को किसी दूसरी फ्री रेडिकल के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। एक फ्री रेडिकल को किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिक्सअप करते हैं तो वो उनकी मिक्सिंग की वजह से वो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और चेन ख़त्म हो जाती है। ठीक हो, एक सिंपल मालिक्यूल आ जाता है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। जैसे यहीं पे एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास है, अब इसको अगर मैंने टर्मिनेट करना है तो आपके पास ना, एक सेकंड इसको मैं
अच्छा ये हमारे पास था जी जो चल रहा था। अब इसकी अगर मैंने टर्मिनेशन करनी है, ये प्रोपगेशन इसकी चाह रही थी, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी अगर मैंने टर्मिनेशन करनी है तो मैं क्या करूँगा कि इसी के ये दूसरा रेडिकल जो है ना और वो आएगा, जैसे आर रेडिकल आ गया, जरूरी नहीं आर हो, और भी हो सकते हैं। जैसे ये वाली चेन कोई चल रही, इस तरह का एक मालिक्यूल इस तरह की शक्ल में था, ये वाला आके इस वाली चेन के साथ जुड़ के एक चेन को रोक देता है, तो ये कहीं भी स्टॉप यानी हो सकता है। तो ये जो आर वाला रेडिकल, यानी अब दो रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन भी फ्री है उसका भी फ्री है, ये आपस में जुड़े और एक चेन यानी बाण बन जाए इनके दरमियान, और आपके पास वो जो एक सिंपल मालिक्यूल आ जाएगा। तो ये जो रेडिकल होगा ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। और इसके ख़त्म होने से आपके पास जो है वो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये रेडिकल तो ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एक आपस में जुड़ के एक सिंगल बॉन्ड बना लें, ठीक हो गए। तो ये टर्मिनेशन, अब ये न्यूट्रल मालिक्यूल है, इसके ऊपर कोई रेडिकल नहीं, ये आगे चेन को चलाने में हिस्सा नहीं लेगा, ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं जी टर्मिनेशन, ठीक हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो एडिशन पॉलिमर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन इस चैप्टर में से 14 में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग नहीं आती, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के चांस तो नहीं है। बाकी आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही रह जाते हैं जिसकी जो इस चैप्टर में से हो सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि उसको एक सिंपल सी एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर दें एडिशन पॉलीमराइजेशन को, ठीक हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर एक इनिशिएशन हो गया। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने ये चीज़ें याद रखी, जैसे 1929 में कैरोथर साइंटिस्ट का नाम है जिसने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन बताई थी कि एडिशन होता है और कंडेंसेशन होता है। और जो फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स हैं, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन है, ये एमसीक्यू हो गया, ठीक हो गया। फिर एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो उसको कैटालिसिस करना हो तो किन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं कि थर्मल या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स के ज़रिए फ्री रेडिकल हासिल किए जाते हैं और रिएक्शन को चलाया जाता है। इनिशिएशन स्टेप क्या है जिसमें हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं। प्रोपगेशन स्टेप कौन सा है जिसमें वो आगे चलते रहते हैं, चेन बनती है। और टर्मिनेशन स्टेप क्या है जिसमें दो रेडिकल आपस में मिलते हैं और चेन को ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है ना इसके अंदर हमारे पास है जैसे नाम से ही आपको जाहिर आ रहा है, बस ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जैसे लास्ट और उसके नाम से पता चल रहा है कि कंडेंस होना, दो चीज़ों का मिक्सअप होना ना, कंडेंसेशन, ठीक हो। अच्छा पिछला था एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जैसे दो जमा दो करें तो चार हो गए, दो चीज़ें ऐड हुई और एक नई चीज़ बन गई, उनमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई। कंडेंसेशन हम कहते हैं ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जब दो चीज़ें आपस में मिक्सअप होती हैं ना तो उनके दरमियान से कोई छोटी मोटी चीज़ रिमूव भी होती है। बार कई ऐसे भी एग्जांपल हैं जिनको हमने कंडेंसेशन का नाम दिया हुआ है जिसमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं हो रही होती, सिंपली वो आपस में उनकी जो है ना वो जुड़ ही रहे होते हैं। लेकिन वो मेथड वो जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसको मैं बताऊंगा। अभी जनरल जो डेफिनेशन है हमें सिर्फ ये याद रखनी है कि कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो मालिक्यूल आपस में जुड़े हैं तो उनमें से कोई छोटा सा हिस्सा, कोई छोटा सा पार्ट रिमूव हो जाए। जैसे ये आपको पार्ट मालिक्यूल नज़र आ रहा होगा, इसमें देखें ना, अभी एक तरफ ये वाला जो रिंग आपको नजर आ रहा है इसे बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन रिंग वाला जो हिस्सा है इसके साथ ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ ना सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच इसको
कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये जो आपके पास है OH जिस ग्रुप में मौजूद है, या शायद आप मैट्रिक में पढ़ा हो कि जिन कंपाउंड्स में OH ग्रुप मौजूद होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, और जिनमें ये C डबल बॉन्ड O और फिर साथ OH भी लगा हो मौजूद हो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके दो हिस्से यानी दो ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ इस तरफ भी, तो हम बोलते हैं ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दो कार्बोक्साइल ग्रुप इसमें लगे हुए हैं ना, इस वजह से इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये जो OH ग्रुप लगे हैं वो जिसमें वो अल्कोहल होती है, तो दो OH ग्रुप लगे हैं तो इसलिए उनको फिर बोलते हैं डाई अल्कोहल, डाईओल बोलते हैं। डाई अल्कोहल कह लें, या जैसे ये नहीं लिखा है कंबाइन विद डाईओल, या सेकंड लास्ट लाइन के शुरू में लिखा हुआ है ऊपर पैराग्राफ में DIOLS, डाईओल्स कहते हैं, ये डाई अल्कोहल कहते हैं। तो इनकी मिक्सिंग से आप देखें एक तरफ से H आया, अल्कोहल की तरफ से हाइड्रोजन आती है और एसिड की तरफ से OH आता है, दोनों मिलते हैं तो वाटर बना देते हैं। वाटर दरमियान में से बन के ये निकल गया एक, यानी एक प्रोडक्ट इन दोनों की मिक्सिंग से एक दरमियान में से छोटा सा मालिक्यूल बन के निकल गया। अब ये जो ऑक्सीजन है जिससे हाइड्रोजन अलग हुई है और वो कार्बन जिससे OH अलग हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा इस C और O के दरमियान, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा हो C डबल बॉन्ड O के साथ O जुड़ा हुआ है, फिर आगे CH2 वो आगे जो ऊपर मौजूद थे, और साथ फिर ये ऑक्सीजन है। अब चूंकि ये एक उन्होंने लिंकेज शो करी, इसी तरह ये दूसरी जो OH ग्रुप है अल्कोहल का, ये भी किसी में हिस्सा लेता है तो H यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरह ये एसिड वाला जो पार्ट है इसका भी OH यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो हम फिर शो करते हैं ये देखें इधर भी C डबल बॉन्ड O शो किया गया, इसके साथ जो OH है वो रिमूव हो गया, वाटर बनाने में निकल गया। फिर ये दरमियान में चेन इन दोनों के जुड़ने से ये जो नया बॉन्ड बना वो आ गया, फिर ये CH2 आ गया। फिर इधर जो ऑक्सीजन है सिर्फ वो शो की, H नहीं शो किया कि H आगे चेन जुड़ा होगा किसी के साथ तो वाटर बनाने में निकल गया तो H यहाँ से रिमूव हो गया, ऑक्सीजन ये आ गई। तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा देते जैसे ये लगी हुई दोनों साइडों, इसका मतलब ये चेन दोनों साइडों पे अभी चल रही है। हम पूरी चेन तो नहीं बना सकते ना, 1000 मालिक्यूल या 2000 मालिक्यूल या 10,000 या लाख मालिक्यूल जुड़े हुए हैं तो हम पेज के ऊपर कैसे बनाए। तो फिर हम उसका शॉर्ट तरीका यही लिखते हैं कि जो सिंपल है, जो कह लें कि सिंपलेस्ट है, या वो चीज़ जो बार बार रिपीट होनी है, क्योंकि इन दोनों को जुड़ने से यही चीज़ बननी है ना। और इसके आगे भी फिर इसी तरह यही वाला यूनिट, यही जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, यही वाला यूनिट इसके आगे भी जुड़ा होगा, फिर आगे इसी तरह यही चलता जा रहा है। तो हम फिर क्या करते हैं कि वो जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है ना, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। तो वो जो रिपीटिंग यूनिट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ उसी को हम शो कर देते हैं और उसके कोनों पे ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, बड़ी वाली ब्रैकेट लगा के नीचे N लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉलीमर है जिसमें ये वाला जो हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं, यही वाला हिस्सा बार बार रिपीट होके लंबी सी चेन बनाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप बना था ना, उन दोनों के मिलने से ये जो C डबल बॉन्ड हो और साथ फिर ऑक्सीजन फिर मौजूद हो, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो अब ये जो एस्टर बना, तो इस तरह के चूंकि ये जुड़ते जाएंगे, कई मालिक्यूल जुड़े हुए और इस तरह की कई, यानी एस्टर के इस तरह की कई मालिक्यूल या वो लिंकेजेस यहाँ पे बन जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। तो इस वजह से फिर इसको नाम देते हैं पोली एस्टर, कि ये वो स्पीशी है, मालिक्यूल है जिसमें ये एस्टर लिंकेज बहुत सारी हैं, तो इसको फिर नाम देते हैं पोली एस्टर। ठीक हो गया। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो पॉलीमराइजेशन जैसे ये लिखा भी है कि टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल और अ मेथनॉल एक्सेट्रा। कोई छोटा सा मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाता है और वो दो चीजें आपस में जुड़ के एक चेन बना देती हैं। दिस टेक्स प्लेस एट बोथ एंड्स ऑफ द ग्रोइंग चेन, क्योंकि दो दो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो दोनों साइडों से ही ये काम चल रहा होता है और चेन बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे ये लिखकर लाइक नायलॉन, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का तो स्ट्रक्चर ये आ गया, इस तरह नायलॉन होता है। और सच पॉलीमराइजेशन आर जनरली आयनिक इन नेचर। ये एमसीक्यू याद रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो ज़्यादा जनरली क्या होती है, आयनिक होती है नेचर के अंदर। एक पॉइंट ये याद है एमसीक्यू में। और दूसरा आपके पास एमसीक्यू बनता है जो इसका वो ये है, ये जो बना ना नायलॉन का, नायलॉन और पॉलिएस्टर एग्जांपल होगी। नायलॉन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दे तो यहाँ आपको दिया हुआ बुक में भी ना,
ये नायलॉन 66 लिखा हुआ, ठीक हो। तो यहाँ पे भी देखे ना, तो उसी तरह का ये ना सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड का ग्रुप, एसिड फंक्शनल ग्रुप दोनों साइडों पे लगा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये दूसरी उस तरह उसके साथ था डाई अल्कोहल, ओ एच ग्रुप लगे हुए थे ना, डाई अल्कोहल था। इसके साथ जो है वो डाई अमीन है, इसको अमीन बोलते हैं। NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको अमीन बोलते हैं। तो ये NH2 ग्रुप दो लगे हुए दोनों साइडों पे, तो इसको डाई अमीन बोलेंगे। एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक डाई अमीन, ये आपस में जुड़ते हैं। जुड़ के उसी तरह OH और H, इधर NH2 की तरफ से H आएगा और एसिड की तरफ से OH आएगा, मिलके वाटर बना देंगे। और वो जो C डबल बॉन्ड O है वो इधर NH के साथ जुड़ के ये एक नई चेन, ये ना C डबल बॉन्ड और NH ये आपस में जुड़ के एक नई लिंकेज क्रिएट हो जाएगी, जिसको अमाइड लिंकेज को बोलते हैं। तो इस वजह से इसको पोलीअमाइड भी कहते हैं। और इसका स्पेशल नाम जो यहाँ पे है वो नायलॉन 66 है, ठीक हो गई। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके नाम की क्या रीज़न है और क्यों दिया नाम वगैरह। चलें यहाँ तक काफ़ी है जी। बाकी ये टॉपिक हमारा पूरा होगा तो फिर इसकी MCQs वगैरह भी इंशाल्लाह कर लेंगे।